हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सोशल ज्योग्राफी के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण विषय, जहां से प्रीवियस ईयर्स में यूजीसी नेट की परीक्षाओं में प्रश्न पूछी जा चुकी है। टॉपिक हमारा है संस्कृति की संकल्पना, विशेषता एवं विकास की अवस्थाएं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस समाज में संस्कृति है उस समाज की अनुपम धरोहर के रूप में संस्कृति की व्याख्या होता है। संस्कृति की संकल्पना को इसमें हम लोग देखेंगे, उनकी विशेषताओं को देखेंगे एवं विभिन्न अवस्थाओं में उनका विकास हुआ है उनके बारे में भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें और यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृति की संकल्पना, विशेषता एवं विकास की अवस्था हैं। संस्कृति शब्द आया कैसे? संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के सम और क्री धातु से हुई है। इसका अर्थ होता है परिष्कृत, परिमार्जित, शुद्ध किया हुआ। यानी कि संस्कृति जो हमारा है एक समाज में परिष्कृत, परिमार्जित और शुद्ध आचरण की ओर अभिव्यक्त करता है। संस्कृति समाज का अनुपम धरोहर होता है। यह जो संस्कृति है यह आंग्ल भाषा में इसको हम लोग कल्चर कहते हैं, जिसका अर्थ होता है संस्कृति। संस्कृति के अभाव में हम कह सकते हैं, संस्कृति के अभाव में मानव समाज की कल्पना पशु समाज के साथ की जा सकती है। संस्कृति मानव का सबसे श्रेष्ठ पूंजी माना जाता है। संस्कृति मानव का सबसे श्रेष्ठ पूंजी माना जाता है, जिसके माध्यम से मानव पीढ़ी दर पीढ़ी आगे निरंतर बढ़ते जाता है। भूगोलवेताओं और पर्यावरणविदों ने संस्कृति की व्याख्या, ध्यान दीजिए, भूगोलवेता और पर्यावरणविदों ने संस्कृति शब्द की व्याख्या संस्कृति को मानव निर्मित भाग माना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि संस्कृति जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण विधि है, जो व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे प्रकृति के संबंधों में मुक्ति प्रदान करती है। यानी हम कह सकते हैं कि भूगोलवेताओं ने और पर्यावरणविदों ने कहा है कि संस्कृति जो हमारा है मानव निर्मित होता है, मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, तभी वो मानव समाज की अनुपम धरोहर है। ऐसे तो इतिहासकार, नीतिशास्त्र, मानव शास्त्री सभी ने संस्कृति का डेफिनेशन दिया है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण समाजशास्त्री जिन्होंने मानव के धरोहर के रूप में संस्कृति की व्याख्या किया है, रॉबर्ट महोदय ने कहा है कि संस्कृति जो है पूर्ण सम्मिश्रण है, जिसमें वे समस्त वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं, जिस पर हम विचार करते हैं, जिस पर हम कार्य करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक समाज के सदस्य के रूप में हम संस्कृति को अपने पास रखते हैं। मैकाइवर और पेज महोदय ने संस्कृति को जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण आधार माना है। ध्यान दीजिए, मैकाइवर और पेज ने संस्कृति को जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण आधार माना है, जो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसे बंधनों से मुक्ति प्रदान करती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जो मैकाइवर और पेज महोदय ने कहा है। संस्कृति को जानने के लिए हमें इनकी विशेषताओं को गहराइयों से देखना है कि संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या है। तो संस्कृति मानव निर्मित होती है, यानी कि जो हम कल्चर की बात कर रहे हैं ये मानव निर्मित होती है और केवल मानव समाज में ही पाई जाती है। मानव अपनी उत्कृष्ट शारीरिक और मानसिक योग्यता से इस संस्कृति का निर्माण किया है। इसीलिए मानव की संस्कृति को हम लोग अति प्राणी कहलाता है। ध्यान दीजिए, अति प्राणी, मानव के संस्कृति को मानव को इसलिए कहा जाता है अति प्राणी, यानी सुपर ऑर्गेनिक के तौर पर मानव को यहाँ जाना जा रहा है। सुपर ऑर्गेनिक के तौर पर इसीलिए कहा जाता है मानव की संस्कृति मानव निर्मित है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि संस्कृति सीखी जाती है।
संस्कृति क्या है? तो संस्कृति सीखी जाती है क्योंकि यह व्यवहार प्रतिमान का योग है। व्यवहार प्रतिमान कहने का मतलब है कि मानव के सीखे हुए पैराडाइम के अंतर्गत आता है कि मानव समय के साथ कैसे किन किन चीज़ों को, सामाजिक रीति रिवाज को, सामाजिक परंपराओं को, सामाजिक विश्वासों को, सामाजिक व्यवहार प्रथाओं को किस प्रकार सीखता है, किस प्रकार अनुकूल आचरण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मानव की संस्कृति जो है, मानव सीखते हैं संस्कृति को, साथ ही साथ मानव का खुद का अपना जो है निर्मित है, तभी जाकर ये दूसरों से फिर पुनः सीखता है। जिस प्रकार मान लेते हैं कि जिस समुदाय में जिस बच्चे का जन्म होता है वह उसी समुदाय में रहकर उनकी परंपराओं को, उनकी विश्वासों को, उनकी रूढ़िवादिता को, सभी चीज़ों को, सामूहिक व्यवहारिक प्रथाओं को सीखता है। इसीलिए कहा जा रहा है संस्कृति जो है सीखी जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण विशेषता है संस्कृति हस्तांतरित होती है। संस्कृति हमारा क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के बीच, एक समाज से दूसरे समाज के बीच, एक समूह से दूसरे समूह के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी यह हस्तांतरित होते जाता है। और संस्कृति का हस्तांतरण जो होता है भाषा के आधार पर होता है, लेखन के आधार पर होता है, संकेतों के आधार पर होता है। संस्कृति ट्रांसफ़र होता है, हस्तांतरित होता है। भले ही वह दूसरे समाज उसको पूरा नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है, उसका पूरा संग्रह नहीं ले पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक समाज के व्यक्ति जब दूसरे समाज के साथ मेल जोल करते हैं तो थोड़ा बहुत या फिर कहें कि कुछ अधिकांश मात्रा में ये संस्कृति का हस्तांतरण होता है। चौथा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, संस्कृति किसी समाज या समूह के लिए आदर्श होती है। हर एक समाज, हर एक समूह में संस्कृति आदर्श है। उनकी अपने गुण हैं, उनकी अपने रीति रिवाज है और उनका अपना आदर्श होता है संस्कृति। साथ ही साथ संस्कृति जो है समाज की देन है। हर एक समाज की अपनी अपनी संस्कृति है, हर एक समाज की अपनी अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है और वह सामाजिक और भौगोलिक दशाओं के आधार पर उनका अनुकूलन भी करते हैं, उनको जो है वो एडप्शन भी करते हैं। संस्कृति में यहाँ देख सकते हैं, संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है, यानी कि जो हम कहते हैं कि जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ पर हम जो है डार्विन के सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं कि हमारा जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज़ है, जिस समाज में जो व्यक्ति का जन्म होता है वह उसी समाज में रहकर उनकी परंपराओं को सीखता है, तभी जाकर अनुकूलन होता है, चाहे वो कैसी भी भौगोलिक दशा हो, कैसी भी सामाजिक दशा हो। साथ ही साथ संस्कृति में सामूहिक गुण निहित होता है। संस्कृति किसी एक व्यक्ति या फिर कहें कि एक समाज, मतलब व्यक्तियों का समूह के द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है, न कि एक व्यक्ति द्वारा संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति से क्या होता है? संस्कृति से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संस्कृति से मानव की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और कह भी सकते हैं संस्कृति भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार की होती है। तो यहाँ पर संस्कृति की काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इनको आप लोग नोट डाउन कर लें ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी सहूलियत हो। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और संस्कृति के प्रकार को देखते हैं कि संस्कृति का कौन कौन सा प्रकार है। तो संस्कृति के प्रकार अमेरिकी विद्वान, अमेरिकी समाजशास्त्री ऑगबर्न महोदय ने, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, ऑगबर्न महोदय ने 2 भागों में बांटा है, जिसमें भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति होता है। ध्यान दीजिए, अमेरिकी समाजशास्त्री ऑगबर्न महोदय ने संस्कृति 2 भागों में बांटा है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत हम सभी देखते हैं कि मानव द्वारा निर्मित समस्त भौतिक और मूर्त वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि वैसी वस्तुओं को इसमें हम लोग सम्मिलित करते हैं जो मानव बनाता है और जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए औजार है, मशीनें हैं, वस्त्र हैं, कुछ गृह का सामान है, तो ये सभी हमारे अनगिनत वस्तुएं हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसका हमारे सभ्यता के साथ इसका आगमन हुआ है। जो वास्तव में क्या है कि वास्तव में ये काफ़ी सरल और आदिम समाजों से ये भौतिक संस्कृति हमारी मिलती रही है। मूर्त होने के कारण भौतिक संस्कृति की माप की जा सकती है, इसकी उपयोगिता का हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कितना ये उपयोगी है, हमारी सभ्यता में जो संस्कृति का उद्भव हुआ ये हमारे लिए कितनी उपयोगी है। अभौतिक संस्कृति की यदि हम चर्चा करें तो अभौतिक संस्कृति जो है वैसे वस्तुओं को शामिल करते हैं जिसमें हम जिसे अमूर्त कहते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं, केवल और केवल
इसमें हम विचारों को, सदस्यों के विचारों को और कार्यों को शामिल करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, भावात्मक संस्कृति कहते हैं। इसमें इंद्रियों का विशेष भूमिका होता है, इसको हम फीलिंग के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जैसे कि प्राचीन काल से ही हमारे सभ्यताओं में कुछ रीति रिवाज है, कुछ ज्ञान है, कुछ विज्ञान है, कुछ साहित्य है, कुछ दर्शन है, कुछ नैतिकता है। तो इन सभी को हम मानते हैं भावात्मक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। काफ़ी महत्वपूर्ण समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज महोदय ने अभौतिक संस्कृति को ही संस्कृति का अंग माना है, क्योंकि वास्तव में यही आपका अभौतिक संस्कृति ही संस्कृति होता है। इसकी माप नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये भौतिक की अपेक्षा काफ़ी जटिल होता है, जबकि आप जो कहें कि भौतिक संस्कृति के माप किया जा सकता है। इसके उपरांत हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक विकास की अवस्थाएं, कि किस प्रकार, किस फेज में हमारा कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है। इसको अगर हम बात करें तो इतने विकास हुए हैं मानव सभ्यता के आरंभ से, कि इसको हम लोगों को 3 स्तर में बांटना पड़ता है। पहला है विकास स्तर, दूसरा है व्यावसायिक स्तर, तीसरा है सभ्यता का विकास क्रम। सभ्यता का विकास क्रम आधुनिक होता है। विकास स्तर को मॉर्गन महोदय ने देखा है, मॉर्गन महोदय ने उल्लेख किया है, उन्होंने लिखा है, जिसमें आपका अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था। अरण्य अवस्था जो मानव को जंगलों में रहना पसंद करता था, हथियार बनाना पसंद करता था, धनुष बाण बनाना पसंद करता था, जंगलों में पशुपालन यानी कि आखेट करना वो पसंद करता था, और आपका खाने के लिए वो कंदमूल ग्रहण करता था, साथ ही साथ गुफाओं में रहना पसंद करता था। यानी कि अरण्य अवस्था में केवल जंगलों की सारी क्रियाविधि होती हैं। बर्बर अवस्था अरण्य से बाद की अवस्था यानी द्वितीयक अवस्था है, जिसमें मानव थोड़ा सा सभ्य हुआ, पशुपालन और कृषि कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन फिर भी इस अवस्था में मनुष्य काफ़ी पिछड़ा हुआ था। इसमें कांसे लोहे का औजार जो है उन्होंने बनाने सीखा, कुछ मिट्टी के बर्तन बनाने सीखे। सभ्य अवस्था आधुनिक अवस्था माना जाता है, जिसको हम लोग मशीनी अवस्था भी कहते हैं। यहाँ पर मानव चतुर हुआ, भाषा का ज्ञान हुआ, लेखन कला सीखा, व्यापार सीखा, कृषि सीखा, उद्योग सीखा, इसीलिए इसको सभ्य अवस्था। तो ये 3 अवस्था, अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था और सभ्य अवस्था, मॉर्गन महोदय ने दिया है, जो विकास स्तर के आधार पर संस्कृति का विकास है। उसके बाद आपका दूसरा में आता है व्यावसायिक स्तर, जिसका प्रतिपादन हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने किया है। इन्होंने 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है: आखेट और संग्राहक काल, पशुपालन अवस्था, पशुचारण अवस्था, कृषि अवस्था और औद्योगिक अवस्था। आखेट और संग्राहक काल वास्तव में ये जंगलों से शुरुआत है, सांस्कृतिक विकास का प्रारंभिक अवस्था, जहाँ जंगलों में रहना पसंद करता था, फूल फल कंद मूल इकट्ठा करता था। साथ ही साथ पशुचारण काल थोड़ा सा विकसित अवस्था है, जहाँ पर मनुष्य थोड़ा सा व्यवसाय बना, अनेक उपयोगी जो अहिंसक पशुएं था उनको पालतू बनाना शुरू किया। मनुष्य जो है पशुओं से मांस, खाल, दूध, हड्डी, सींग, बाल आदि का जो है प्राप्त करने लगा, और आखेट से ये उच्चतर अवस्था था, वहाँ से उन्होंने व्यवसाय शुरू किया। कृषि काल कह सकते हैं पशुचारण अवस्था से विकसित अवस्था है, और मनुष्य यहाँ पर कृषि फसल उगाने लगा, घरेलू कार्य करने लगा, कृषि आरंभ किया। लेकिन यहाँ पर स्थानांतरण कृषि होता था, झूम कृषि जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर कृषि यंत्रों और पशुओं का प्रयोग होता था। औद्योगिक अवस्था, जिसे हम तकनीकी अवस्था, मशीनी अवस्था कहते हैं, ये वर्तमान समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान का विकास होता है। उसके बाद आपका आता है सभ्यता विकास का क्रम। वास्तव में ये सभ्यता विकास का क्रम की यदि हम चर्चा करें तो कह सकते हैं कि सभ्यता संस्कृति का वाहक होता है। एक समाज से दूसरे समाज में या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगर संस्कृति का हस्तांतरण करना हो तो सभ्यता प्रमुख आधार होता है। आप देखिए कि हमारा जितने भी सभ्यताओं का विकास हुआ है सबकी अपनी अपनी संस्कृति है, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे आप बात करें मिस्र में नील नदी की सभ्यता हो, हेलेनिक सभ्यता का आप यूनान में बात कीजिए, तो ये सभी चीज़ों को आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण होता है। सभ्यता आपका मूर्त होता है जबकि संस्कृति अमूर्त होता है, और मूर्त होने के कारण सभ्यता को हम माप सकते हैं, सभ्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं, जबकि संस्कृति को मापना काफ़ी कठिन है। तो सभ्यता के विकास क्रम में आपका पूर्वपाषाण युग, पाषाण युग, पुरापाषाण युग, नवपाषाण, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग आता है। पूर्वपाषाण जंगलों में रहता था,
शिकार के लिए मुश्किल से पत्थर या औजार का निर्माण कर पाता था। पुरापाषाण में जो है मनुष्य उतने ज़्यादा शिक्षित नहीं था, ज्ञान का विकास नहीं हुआ था, जंगली पशुओं का शिकार करता था और मांस खा के भूख मिटाता था। फिर आप नवपाषाण की बात करें तो नवपाषाण में मनुष्य ने थोड़ा सा विकास किया। इतिहास के आगमन में एक क्रांतिकारी युग माना जाता है। पुरापाषाण कालीन जो कुछ आपको ग्राम भी मिलते हैं, गांव भी दिखाई देते हैं, जहाँ पर जो है मनुष्य शिकार करता था, लकड़ी रखता था, घास काटता था, ये सभी चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई देता है। ताम्र युग, जिसको हम लोग यहाँ से ताम्र युग से कॉपर एज जिसको हम लोग कहते हैं, मनुष्य ने औजार बनाना प्रारंभ किया। तांबे को पिघलाना नहीं जानता था तो उसको ठोक ठोक कर पीट कर तांबे का औजार बनाता था, यहाँ से, जो लगभग 3000 वर्ष पूर्व है। उसके बाद कांस्य युग आता है। कांस्य युग मानव सभ्यता का सबसे परिवर्तन का युग माना जाता है, क्योंकि अनेक ऐसी सभ्यताओं का विकास हुआ जहाँ पर कांस्य युग के प्रमाण मिले हैं। जैसे कि मेसोपोटामिया सभ्यता में मिला है, दजला फरात नदी पर है ये। उसके बाद सिंधु नदी के किनारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, चीन में हांगहो नदी के किनारे आपका सभ्यता का विकास हुआ। इसी प्रकार नील नदी घाटी सभ्यता। तो इन सभी में आपको एक काफ़ी महत्वपूर्ण विकास देखने को मिलता है इन सभ्यताओं में, जिसको हम लोग कहते हैं, प्राचीन रूप में इसको हम लोग कहते हैं सांस्कृतिक उद्गम स्थल, जो अगले वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करेंगे कल्चरल हैरात की। जो कांस्य युग से ही हमारा यहाँ आधार मिलता है कल्चरल हैरात के सांस्कृतिक उद्गम स्थल के। ये काफ़ी परिवर्तनशील युग माना गया है। उसी प्रकार आधुनिक युग में हम लोग लोहा युग का बात करते हैं। लोहे के कृषि सामान, लोहे के उद्योग, हर जगह लोहे का हम लोग प्रयोग करते हैं, और ज्ञान के विकास से जो है लोहा का युग प्रारंभ हुआ, जो आधुनिक माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है आने वाले वीडियो तैयार करने के लिए। धन्यवाद।